हेलो दोस्तों, तो आपके अपने चैनल सच्ची घटना वाला पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एक ऐसे शख्स की सच्ची घटना या सच्ची कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों, जिससे एक समय में पूरा अंडरवर्ल्ड कांपता था। वो अंडरवर्ल्ड डाउन हुआ करता था और वर्तमान समय में पाकिस्तान के एक समाचार पत्र में छपी खबर के अनुसार वो अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहा। तो दोस्तों, वो शख्स है, आप समझ ही चुके होंगे, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। तो दोस्तों, शुरू करते हैं दाऊद इब्राहिम की कहानी, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान के एक अस्पताल में अंतिम सांसें गिन रहा है। तो उसके ऊपर भी बातें करेंगे, लेकिन दोस्तों शुरू करते हैं। ये दाऊद इब्राहिम बना कैसे, और वो अंडरवर्ल्ड डॉन का जो एक कुर्सी था, उस कुर्सी तक किस प्रकार से पहुंचा, उनका जन्म कहाँ हुआ था, और उसके बचपन की सारी घटनाओं को विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दाऊद इब्राहिम का जन्म 23 अप्रैल 1955 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। दाऊद इब्राहिम का जन्म 23 अप्रैल 1955 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। उसका परिवार मुंबई की एक झुग्गी बस्ती डोंगरी में हुई निवास करता था। जो दाऊद इब्राहिम का परिवार था, वो मुंबई के एक झुग्गी बस्ती डोंगरी में निवास करता था। दाऊद कम उम्र से ही अपराधी प्रवृत्ति का था। बचपन से ही उन्हें दूसरे की चीज़ें छीनना पसंद था। वो हमेशा छीन कर, जो भी वस्तु उसे पसंद आती थी उसे छीन कर अपना बना लेता था। और जब वो सामान छीन कर, रुपया हो, पैसा हो या कोई कीमती सामान, घर आता था, घर में उसके माता पिता समझाते थे, लेकिन वो किन्हीं की बात नहीं मानता था। जो दाऊद के पिता थे, वो पुलिस में कांस्टेबल हुआ करते थे, और उसकी माता एक साधारण सी गृहिणी थी। दाऊद अपराध और उगाही का इंटरनेशनल डॉन बन गया धीरे धीरे। वो कैसे बना, तो बचपन से तो अपराधी प्रवृत्ति का था ही। धीरे धीरे वो अपने नेटवर्क को बढ़ाते गया और अपना नेटवर्क इतना बड़ा कर लिया कि वो एक दिन अंडरवर्ल्ड डॉन की कुर्सी तक जा पहुंचा। दोस्तों, दाऊद जब 20-25 साल का हुआ, तभी उन्होंने एक कंपनी खोला था। उस कंपनी का नाम था डी कंपनी। डी कंपनी नाम से एक कंपनी खोला दिखाने के लिए। तो डी कंपनी की बहुत सारी धंधाएं थे, बहुत सारा काम था डी कंपनी के माध्यम से, जो लीगल काम दिखाया जाता था, लेकिन उसका असली काम तो कुछ और ही था। डी कंपनी का काम मुख्य रूप से फिरौती लेना, किडनैपिंग, ये सारा काम था। एक दौर ऐसा भी था जब डी कंपनी ही डिसाइड करती थी कि किस फिल्म में, मुंबई में जो फिल्म बनती थी, किस फिल्म में कौन से हीरो काम करेंगे और कौन सी हीरोइन काम करेंगी। सुनने में तो यहाँ तक आया है कि दाऊद इब्राहिम को फिल्म सिटी से भी काफ़ी इनकम था। वो धमकी देकर निर्माता, निर्देशक और जो हीरो होते थे उनसे पैसा लिया करते थे। ये सारा काम जो है वो डी कंपनी का था मुख्य रूप से। लेकिन दिखाने के लिए, जिस प्रकार से हाथी का दिखाने का दांत अलग होता, दिखाने के लिए उसका भी कई अलग अलग लीगल धंधा हुआ करता था। लेकिन मेन धंधा उसका यही था, किडनैपिंग और उसके बदले में पैसा उगाही करना। वो मुंबई में रहकर ही धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड के जो क्राइम सरगना था उससे जुड़ा हुआ था, और इस प्रकार से वो ISI का भी एजेंट बन गया। दाऊद का एक भाई इकबाल कासकर मुंबई में रहता था, जिस पर 2011 में हमला भी हुआ था। दाऊद को पकड़ने मुंबई में जब पुलिस दाऊद के ऑफिस पहुंची, उससे पहले ही 10 मिनट पहले, जब दाऊद को पकड़ने मुंबई पुलिस उसके ऑफिस पहुंचती है, उससे 10 मिनट पहले ही दाऊद वहां से भाग चुका होता है, और इस प्रकार से दाऊद बच जाता है। एस हसन जैदी की किताब डांगरी टू मुंबई, एस हसन जैदी की किताब डांगरी टू मुंबई के मुताबिक बात 1986 ईस्वी की है। पुलिस को दाऊद की तलाश थी। दाऊद और महजबीन की शादी
महजबीन की शादी 15 दिनों बाद ही, दाऊद और महजबीन के शादी के 15 दिनों बाद ही पुलिस अंडरवर्ल्ड के सदस्यों पर लगाम लगाना शुरू कर दिया था। दाऊद समझ चुका था अब मुंबई में रह पाना मुश्किल है। एक दिन क्राइम ब्रांच की टीम डी कंपनी की मुख्यालय मुसाफिर खाना, जो दाऊद का कंपनी था उसका नाम था, जो मुख्यालय था डी कंपनी का, मुसाफिर खाना नाम था उसका, मुसाफिर खाने पर मुंबई पुलिस की टीम छापा मारती है। पुलिस इस 2 मंजिल इमारत की सन्नाटा देखकर हैरान रह जाता है। जो दाऊद की कंपनी थी, डी कंपनी, उसके मुख्यालय में जब पुलिस पहुंचती है वहां पहले से ही सन्नाटा छाया रहता है। खास करके जो दाऊद जिस फ्लैट में रहता था, जिस मंजिल में रहता था, ग्राउंड फ्लोर के जिस मंजिल में, वहाँ अक्सर चहल पहल रहा करती थी। लेकिन जब पुलिस वहाँ पहुँची तो वहाँ काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ था। इसे देखकर पुलिस काफ़ी हतप्रत हो गई कि यहाँ ये कैसा सन्नाटा है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ जब पुलिस वहाँ छापा मारी तो सिर्फ उसके चचेरे और ममेरे भाई को ही पुलिस गिरफ्तार कर पाई और कुछ जो दाऊद के गुर्गे थे उसे पकड़ पाई। पुलिस कमिश्नर DS सोमन, उस समय में वहाँ के पुलिस कमिश्नर जो थे वो DS सोमन थे, उन्होंने ही दाऊद को पकड़ने का वारंट जो है वो जारी किया था। ऑपरेशन पूरी तरह से सेक्रेट था, किसी को भी इस ऑपरेशन के बारे में नहीं बताया गया था कि आज पुलिस की टीम जो है वो दाऊद को पकड़ने जा रही थी। सोमन ने पुलिस को पूरी छूट दे रखी थी कि किसी भी प्रकार से दाऊद बचकर न निकल पाए, उसे हर हाल में आज गिरफ्तार करना ही है। लेकिन दाऊद पुलिस से भी एक कदम आगे निकलता है। दाऊद रातों रात वहाँ से भाग जाता है। जब सोमन को बताया गया कि दाऊद पिंजरे से फरार हो चुका है तो सोमन को बड़ा ही आश्चर्य होता है। जो कमिश्नर सोमन होते हैं उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होता है कि ये मिशन तो सीक्रेट था, आखिरकार दाऊद को कैसे पता चल गया और वो 10 मिनट पहले कैसे यहाँ से भाग गया। दाऊद जब अधिकारियों को बैठाकर पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि दाऊद को 10 मिनट पहले, पुलिस के पहुंचने से 10 मिनट पहले ही एक फ़ोन कॉल आता है और दाऊद आनन फानन में अपने परिवार के साथ वहां से भाग जाता है। बाद में पता चला कि दाऊद वहां से दिल्ली भाग कर जाता है। मुंबई से दाऊद फ्लैट पकड़ के दिल्ली भाग कर जाता है और दिल्ली से फिर बिना पासपोर्ट और वीज़ा के दुबई पहुंचता है, क्योंकि पहले से ही दाऊद का पासपोर्ट जो था वो क्राइम ब्रांच की टीम जब्त कर रखी थी। उधर दाऊद दुबई पहुंच जाता है। उसके बाद बात 6 दिसंबर 1992 की है, जब दाऊद वर्तमान समय में कहाँ रहता है, उस तत्कालीन समय में दुबई में। उसी समय की बात है जब यहाँ कुछ राजनीतिक कारणों से अयोध्या का बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को कुछ संगठनों द्वारा बाबरी मस्जिद के ढांचे को तोड़ दिया जाता है। देश में काफ़ी तनाव का माहौल छा जाता है। यह मस्जिद 1953 ईस्वी से ही विवाद में था। जो बाबरी मस्जिद था यह 1953 ईस्वी से ही विवाद में था। देश भर में दंगे भड़कने ही वाले थे। हिंदू मुस्लिम जो है एक दूसरे के विरोध में चले गए थे। सड़कों पर हिंसा शुरू हो गई थी, विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया था। बाबरी मस्जिद टूटने के विरोध में मुसलमान लोग सारे जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उधर पाकिस्तान की ISI ने बदला लेने का प्लान बनाया। जब बाबरी मस्जिद यहाँ पे तोड़ दिया गया तो पाकिस्तान की जो ISI है वो भारत से बदला लेने का प्लान बनाने लगा और अपने तमाम हाकिमों को काम पर लगा दिया। जो ISI का जितना भी हाकिम था उसको ISI काम पर लगा दिया। ISI ने दाऊद, अनीस इब्राहिम, मोहम्मद दोसा, टाइगर मैनन, अनीस इब्राहिम, टाइगर मैनन और ताहिर मर्चेंट समेत यूरोप में बसे मुसलमान सरगनाओं को, इनके साथ ही साथ यूरोप में जो मुसलमान सरगना था सभी को जुटाया। फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, जो फिलिस्तीन मुक्ति संगठन है
अफगान मुजाहिदीन और दुबई में बसे कई सारे धनाढ़ को जिम्मेदारी दी कि हमें बाबरी मस्जिद जो तोड़ी गई है भारत में, उसका बदला भारत से हर हाल में लेना है। दुबई, अबू धाबी, लंदन, कराची में कई बैठकें हुई। जो मुस्लिम संगठन थे इसके कई बैठकें दुबई, अबू धाबी, लंदन, कराची में की गई। आईएसआई तत्काल हमला करना चाहती थी। जो आईएसआई संगठन है वो तत्काल भारत पर हमला करना चाहती थी ताकि इस घटना को बाबरी मस्जिद से जोड़कर देखा जा सके। ऑपरेशन को लीड करने का जो आईएसआई संगठन था वो ऑपरेशन को लीड करने के लिए टाइगर मैनन और मोहम्मद दोसा को जिम्मेदारी दी। टाइगर मैनन और मोहम्मद दोसा को जिम्मेदारी दी गई कि भारत में जो हमला करना है इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है। मैनन जानता था दाऊद की सहमति के बिना भारत में कुछ भी करना मुमकिन नहीं है। दाऊद से जब मैनन और दोसा बात की तो दाऊद मान गया और जो विस्फोटक सामग्री है उसे मुहैया कराने के लिए सहमति दे देता है टाइगर मैनन को। बाबरी विध्वंस के ठीक एक माह बाद 3 हिंदुस्तानी युवक को पाकिस्तान हवाई जहाज से भेजा जाता है। आईएसआई चाहती थी कि ये जो हमला करवाया जाए भारत में, वो हमला करने वाला भारतीय युवक ही हो ताकि पाकिस्तान पर शक न किया जाए। जब 3 हिंदुस्तानी युवक को पाकिस्तान भेजा जाता है वहाँ उसे गोलीबारी और आरडीएक्स बिछाने का ट्रेनिंग दिया जाता है। उस 3 भारतीय हिंदू को पाकिस्तान में गोलीबारी और आरडीएक्स बिछाने की ट्रेनिंग दी जाती है। बाद में दुबई में गोपनीयता की भी शपथ दिलाई जाती है युवक को। इन 3 हिंदुस्तानी युवक के दिमाग में जिहाद ठूंस कर भर दिया जाता है जिससे वो जान लेने और जान देने के लिए आमादा हो जाए। उन्हें फेक वीडियो भी दिखाए जाते हैं। गुजरात में किस प्रकार से मुस्लिम महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ उसका फेक वीडियो उस तीनों युवकों को दिखाया जाता है। इससे वो युवक बिल्कुल मर मिटने को तैयार हो जाता है, भारत के विरोध में चला जाता है। और फरवरी 1993 में जब विस्फोटक सामग्री महाराष्ट्र के रायगढ़ तट से मुंबई लाया गया, विस्फोटक सामग्री महाराष्ट्र के रायगढ़ तट से मुंबई लाया जाता है और 12 मार्च 1993 ईस्वी को 10 धमाका होता है। 10 से 13 धमाका मुंबई में होता है और पूरे मुंबई में दहशत का माहौल छा जाता है। जब दाऊद के आदमी बम बिछाना शुरू किए उसी समय या उससे कुछ पहले टाइगर मैनन का परिवार मुंबई में रहता था, वो पूरे परिवार के साथ मुंबई से भाग जाता है। टाइगर मैनन के माता पिता और 4 भाई और उनकी बीवियां जो थी सारे को लेकर टाइगर मैनन मुंबई छोड़कर वहां से भाग जाता है। धमाके के कुछ आरोपी को बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब 13 सिलसिलेवार ढंग से धमाका मुंबई में होता है तो उसके कुछ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कुछ जो है वो पाकिस्तान भागने में सफल हो जाता है। पूरा भारत दाऊद को जिम्मेदार मानता था क्योंकि पूरा भारत जानता था कि मुंबई को कोई घुटने पर ला सकता है तो वह शख्स एकमात्र दाऊद इब्राहिम ही है और सारा देश दाऊद को दोषी मानता है। ठीक है। भारत सरकार दाऊद को दुबई से, जब सिलसिलेवार घटना होती है उसमें बहुत सारे भारतीय मारे जाते हैं और बहुत सारे भारतीय जो हैं वो गंभीर रूप से जख्मी होते हैं। कई भारतीय ऐसे थे जिनका पूरा परिवार उस घटना में मारा गया। उस समय में दाऊद दुबई में ही था। भारत सरकार दाऊद को दुबई से बाहर निकालने के लिए दुबई सरकार पर दबाव बनाने लगा। यूएई सरकार पर भी दबाव डाला गया। दाऊद दुबई से भाग जाता है और दाऊद दुबई से भागकर गल्फ देश में पहले शरण लेता है। उसके बाद वहाँ से भागकर पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान के कराची शहर को अपना ठिकाना बनाता है। 1985 के बाद दाऊद की पहली तस्वीर 2016 ईस्वी में आई थी
उसके बाद से अभी तक दाऊद का पब्लिक डोमेन में कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई है। 1993 में 13 जगह ब्लास्ट हुए, जिसमें लगभग 257 लोग मारे गए और 700 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये सारी घटनाओं का श्रेय आईएसआई को तो जाता ही है, साथ ही साथ इसका मुख्य आरोपी दाऊद अभी भी भारतीय पकड़ से दूर है। इस घटना के बाद दाऊद मुंबई में इस घटना के बाद भी जब सिलसिलेवार बम धमाका होता है मुंबई में, इस घटना के बाद भी दाऊद अपना गैर कानूनी धंधा छुपकर दुबई से ही मुंबई में चलाता रहता है। घटना के बाद दाऊद गल्फ देश जाता है और गल्फ देश से पुनः पाकिस्तान भाग जाता है और पाकिस्तान में शरण ले लेता है। पाकिस्तान में अपना ठिकाना बनाकर वहीं पर अपने परिवार के साथ रहने लगता है और वर्तमान समय में 18 दिसंबर को एक यूट्यूबर के माध्यम से पता चला था कि दाऊद गंभीर रूप से बीमार है और कराची के एक अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा है। उन्होंने कहा था, जो पाकिस्तानी समाचार पत्र में छपा था, उसमें लिखा गया था कि शायद दाऊद जो आतंकवादी और अंडरवर्ल्ड डॉन है वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। और खबर यह भी है कि दाऊद को जहर दिया गया था, दाऊद को जहर दिया गया और उसके कोई करीबी आदमी ही उसे जहर दिया और वो गंभीर रूप से बीमार हो गया और अभी वर्तमान समय में किसी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा है। तो दोस्तों, ये थी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की कहानी, जिसने एक समय में भारत में तबाही मचा कर रखा था। सारे फैसले फिल्म में किसे हीरो लेना है, किसे हीरोइन लेना है, इन सारे चीज़ों का फैसला भी एक समय में वही किया करता था। और जितने भी आतंकी हलचल भारत में हुआ करते थे, सारा का कहीं ना कहीं तार दाऊद से ही जुड़ा हुआ करता था। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत। ये हमारे चैनल का दूसरा वीडियो है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के सच्ची घटना पर आधारित अन्य वीडियो को देखने के लिए, अन्य कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के सच्ची घटना पर आधारित कहानियों को लेकर हमारे चैनल सच्ची कहानी वाला में मैं उपस्थित हो सकूं। तो दोस्तों, फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।